हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसी है बच्चा पार्टी। अभी बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि किस पे है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि आप सबने भी, अगर आप इस चैनल पे आए हो तो यही पढ़ने के लिए आए होगे। ओके, वैसे मुझे कमेंट्स में बताना कि आप सब कैसे हो। और अभी लेट्स स्टार्ट कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। इस टॉपिक के बारे में आप सब चीज़ भूल जाइए, ठीक है। अभी इस टॉपिक को कैसे माइंड में रखना है वो आई विल गोना टू टेल यू। एंड एक बहुत ही मस्ट सजेस्टेड चीज़ जो है वो ये है कि इस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। क्योंकि पहली बात, इसमें मैं आपको 60% एक्सेसिव नॉलेज देने वाली हूँ, जो कि आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोगों को वो बहुत 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 ज़रूरी होना चाहिए कि पता हो, ठीक है। किसी भी चीज़ का जब तक हमारे पास बेस क्लियर नहीं होगा ना, तो हम उसे कितनी बार भी पढ़ लें, कितनी बार भी लर्न कर लें, उसे कितनी बार भी लिख लें, नहीं आएगा आपके दिमाग में। तो इसलिए इसमें 60% आपको एक्सेसिव नॉलेज मिलने वाली है, जिससे आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है। और दूसरी बात, एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको हैंड रिटन नोट्स देने वाली हूँ, जो कि आज के टाइम में भले ही वो क्लास का स्टूडेंट हो या एक एस्पिरेंट हो, प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू मेक नोट्स, कैसे हम नोट्स बनाएं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम नोट्स के नाम पे एक और बुक को कॉपी करके रख देते हैं और फिर बोलते हैं ये हमारे नोट्स हैं, ठीक है। वो नोटबुक ज़्यादा मोटी लगती है हमारी बुक से। सो इसलिए एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल ऑल्सो गिव यू नोट्स, और एक्सप्लेन भी करूँगी कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं इसी टॉपिक के, और हर टॉपिक के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड। टॉपिक कंटेन 2 इम्पोर्टेंट वर्ड्स। इस चैप्टर के नाम में 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला इंडियन इकोनॉमी, दूसरा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पूरे चैप्टर को हम इन 2 वर्ड्स के अराउंड ही पढ़ लेंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी कंप्राइजेस, इंडियन इकोनॉमी का मतलब है जहाँ से हमें जीडीपी मिले, जहाँ से हमारी कंट्री को जीडीपी मिले, ठीक है। जहाँ से हमारी कंट्री को जीडीपी मिले, तो वो ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ से हमारी कंट्री को जीडीपी मिलती है। वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फॉरेन ट्रेड से मिलती है, डेमोग्राफिक कंडीशन। अभी आप कहोगे कि मैम डेमोग्राफिक कंडीशन से क्यों मिलती है, क्योंकि डेमोग्राफिक कंडीशन से तो हमें सेंसस से रिलेटेड लिस्ट मिलती हैं, लेकिन उस सेंसस में किसकी बात करी जा रही है, इंसानों की बात करी जा रही है जो हमारी जीडीपी के लिए वर्क करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी के लिए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कौन इंसान कैसा काम कर रहा है और उसका कितना परसेंट जीडीपी में जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जीडीपी कहाँ जा रही है, ओके, यहाँ से भी जीडीपी आ रही है, फाइन। तो इंडियन इकोनॉमी जो कि पहला इंपॉर्टेंट टर्म है, उसमें तो हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और इन सब चीज़ों को किसकी लाइट में पढ़ने वाले हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब आप इंडिपेंडेंस वर्ड सुना तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हमें किसी से इंडिपेंडेंस मिली है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली है। नाउ ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिलने पर हमारे कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो ये होंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कब और कैसे आए थे, और ऑरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, कैसे उन्होंने अपना राज्य स्थापित करना स्टार्ट करा इंडिया में। और व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंस, अब आए हैं, उन्होंने स्थापना कर ली है अपनी इंडस्ट्रीज़ की, तो फिर हमें कब इंडिपेंडेंस मिली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, क्योंकि वो आए हैं, उन्होंने स्थापना करी है, वो गए हैं, उनका पर्पस क्या रहा है इस पूरी जर्नी के दौरान, उनका पर्पस क्या रहा है। नाउ व्हेन ब्रिटिशर्स केम इंडिया, तो दे केम अराउंड 1600 CE एज ट्रेडर्स। 1600 की सेंचुरी में आए थे ट्रेडर्स के रूप में कि हमें ट्रेड करनी है। अभी ये देखिए, ट्रेडर्स के रूप में आए थे और कितना बड़ा अपना राज्य इस्टेब्लिश कर लिया था इन्होंने एक तरीके से। ऑरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, वो कौन सा समय था जब हमें ये लगना स्टार्ट हो गया था कि अब ब्रिटिश रूल अपना क्या पाँव पसारने स्टार्ट कर रहा है। जैसे कोरोना पाँव पसार रहा है ना आजकल, ऐसे ही कि ब्रिटिशर्स ने कब पाँव पसारने स्टार्ट करे थे। तो द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया लेड बाय बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, चलो बैटल ऑफ प्लेसी को अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले कि बैटल ऑफ प्लेसी क्या है। बैटल, ये एक युद्ध था, ये एक वॉर हुई थी इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में 1423 जून 1757, ठीक है। प्लेसी एक बंगाल का सूबा है, वहाँ हुई थी, तो मतलब ये कहाँ हुई है, वेस्ट बंगाल में। नाउ रिजल्ट ऑफ दिस बैटल क्या था कि ब्रिटिश की विक्ट्री हो गई थी कम्प्लीटली,
और उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, अपना स्थापना कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ से एक बूस्ट मिल गया था, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिल गया था कि अब हम इंडिया को कम्प्लीटली अपने अंडर कर लेंगे। अभी बहुत टाइम चला ये सब चीज़ें, अराउंड 200 ईयर्स चली, जिसमें इंडिया का इतना वेस्टेज हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन क्या है इन्होंने इंडिया का, ठीक है। व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंस, सो फाइनली आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ दैट ब्रूटल रूल, हमें 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली। तो कब मिली इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त 1947। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं या रिपब्लिक डे बोलते हैं। नाउ बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, जो कि हम इसमें अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेन पर्पस था ब्रिटिश रूल का वो ये था कि हम इंडिया में से बहुत सारा सामान लेंगे और अपने ब्रिटेन में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से फ्री में उठाएंगे, वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। मतलब इंडिया की इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ करेंगे। किसका पेट भरने के लिए? अपना पेट भरने के लिए, ओके, अपनी इकोनॉमी का पेट भरने के लिए। तो मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने टेम्पर्ड कर दी थी इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली, बहुत बुरी तरीके से ये इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को ट्रीट किया है और बहुत ही बुरे हाल पर छोड़ा भी है। इवन आज भी हम लोग उस चीज़ के साइंस नहीं हटा पा रहे हैं, ठीक है। दे एक्सप्लॉइटेड इंडियाज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री। इन्होंने सिर्फ इंडिया की नेचुरल ही नहीं, मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल ही वेस्ट नहीं करा है, और क्या क्या करा है, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। क्योंकि जब उनकी इंडस्ट्रीज़ थी तो वहाँ पे क्या जाते थे, यहाँ से लेबर्स जाते थे और वो इनको बहुत अनइक्वली ट्रीट करते थे, बहुत ही ज़्यादा अनइक्वली। तो दे एक्सप्लॉइटेड इंडियाज नेचुरल एज वेल एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री, एंड दिस इज़ नॉट गुड। अभी ये देखो कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक, हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा लो कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो समझते हैं कैसे कैसे करा। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, अगर हमें पता हो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी इनके आने से पहले कैसी थी और इनके आने के दौरान कैसी रही, तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत टेम्पर्ड कराया। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, एग्रारियन इकोनॉमी थी। प्रॉस्पेरस मतलब एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट, मतलब आत्मनिर्भर इकोनॉमी, जिसका मोदी जी आजकल नारा भी दे रहे हैं कि आत्मनिर्भर देश को बनाइए। तो एक ऐसी इकोनॉमी थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। और एग्रारियन इकोनॉमी थी जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है। मतलब मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब है कि 2/3 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन इसमें ही इंगेज थी। तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल एंड इट इंगेज अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। समझ में आई कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत रिनोट फीचर ये था कि इंडिया की इकोनॉमी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए जानी जाती थी, कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इतना फेमस था, इतना वेल टू डू था कि वो वर्ल्ड वाइड मार्केट को बहुत एंजॉय कर रहा था। मतलब वर्ल्ड वाइड मार्केट में उसका इतना यूज़ किया जा रहा था, उसकी इतनी डिमांड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स से पहले की हैं, ठीक है। क्या तो इंडिया वॉज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ, किस किस फील्ड में, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल वर्क भी था, प्रीशियस स्टोन वर्क भी थे, ठीक है। ऐसा क्यों था कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंजॉय अ वर्ल्ड वाइड मार्केट? तो ये दो चीज़ों की वजह से था। एक तो इंडिया के लोग फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ करते थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, और जो मटेरियल यूज़ करते थे उसमें जो अपनी कलाकारी दिखाते थे वो तो हाई स्टैंडर्ड थी, आउटस्टैंडिंग कलाकारी होती थी। आज भी अगर आप देखोगे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को, हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को, तो वो माइंड ब्लोइंग होती हैं। तो इन दोनों वजह से इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, और ये सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ थी ब्रिटिशर्स के लिए। अभी हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई। अभी हम कॉलोनी बन चुके हैं, मैंने कॉलोनियलिज्म समझाया है, वहाँ जाके समझना। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया।
वर कंसर्न, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिशर्स निकाल रहे थे वो ज़्यादातर किससे कंसर्न थी, किसकी चिंता करती थी, ब्रिटिश इकोनॉमी की, कि ब्रिटिश इकोनॉमी की प्रोटेक्शन हो, ब्रिटिश इकोनॉमी का प्रमोशन हो और इंडियन इकोनॉमी का कुछ भी ना हो। ठीक है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था इंडियन इकोनॉमी में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बर्बाद हो रही है या कुछ भी हो रहा है, उसका डेटेरियोरेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेदर देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दी थी कंट्री, हमारी कंट्री को सप्लायर, कि एक तरीके से हमें सप्लायर बना दिया था रॉ मटेरियल का, क्योंकि वो कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे थे रॉ मटेरियल यहाँ से, और कंज्यूमर बना दिया था फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो ब्रिटेन से आते थे। ठीक है, तो दे ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ ये नोट्स हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, ये एक छोटा सा विजुअल है, आपको यही नोट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने किन बेसिस पर, किन आइडियोलॉजीज़ को लेकर इन नोट्स को बनाया है। एंड तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो आपकी एग्रीकल्चरल सेक्टर पर होने वाली है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पार्ट 2 है ये, मिस मत करना, नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखना अगर आपको इंटरेस्टेड हो। टिल देन टेक केयर।